अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 जो है अबाउट जेनेटिक्स। तो उसमें जो टॉपिक एज है हमारे पास वो है सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस, कि व्हाट इज़ सेल साइकिल क्या है और उसकी जो फेजेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक जो इमेज है वो भी शो हो रही है, तो इसमें आपको डिफरेंट जो फेजेस हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे इसमें G2 फेज़ है, M है, G1 फेज़ है, S फेज़ है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, अब जो सेल साइकिल है इसको अगर हम देखें तो इसमें लाइक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस होता है, सेल डिवाइड करता है, डिवीजन जो है वो परफॉर्म होती है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के ज़रिए। ठीक है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इसमें परफॉर्म होते हैं। तो इसमें जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फेजेस हैं इसके, किस फेज़ में क्या काम होता है और कौन सा फेज़ जो है वो किस काम के लिए जो है वो सफिशेंट है यहाँ पे। तो अगर हम फेजेस की बात करें तो जो सेल साइकिल है इसको 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे इसका फर्स्ट फेज़ है इंटरफेस और सेकंड फेज़ होता है इसका माइटोटिक फेज़। क्लियर? जो इंटरफेज़ है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता, इस फेज़ में सेल की जो डिवीजन है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सेल की जो डिवीजन है वो होती है माइटोटिक फेज़ में, जबकि इंटरफेस में सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता। इसके अलावा और अगर आप देखें तो इंटरफेस जो है ये बायोकेमिकली एक्टिव फेज़ है, यानी इसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत से परफॉर्म होते हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ जो इंटरफेस है इसको समटाइम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज़ भी इसको कहा जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर आप देखें माइटोटिक फेज़, तो माइटोटिक फेज़ जो है इंटरफेस के बाद जो फेज़ है वो माइटोटिक फेज़ है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है और सेल की जो डिवीजन होने की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं इंटरफेस के दौरान, क्योंकि ये जो है ये बायोकेमिकली एक्टिव फेज़ है। क्लियर? अब जो इंटरफेज़ है और माइटोटिक फेज़ है इसको फर्दर आगे जो है डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक अगर हम देखें तो इंटरफेज़ की अगर हम बात करें तो जो इंटरफेज़ है, इंटरफेस को 3 मेन फेजेस में आगे डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर? जैसे फर्स्ट है G1 फेज़, सेकंड है S फेज़ और थर्ड है G2 फेज़। क्लियर? इसके अलावा एक एडिशनल फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज़। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 फेजेस हैं, जिसमें से 3 जो है ये मेन फेजेस हैं, ये जो है ये एडिशनल तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर? एंड G फॉर गैप, G का मतलब है गैप, यानी गैप 1, गैप 2 एंड S फॉर सिंथेसिस। क्लियर? और G0 यानी गैप नॉट। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास होता है एक दूसरे, हमारे पास आ जाती है माइटोटिक फेज़। क्लियर? माइटोटिक फेज़ जो है इसको हम M फेज़ भी कहते हैं, M फेज़। ठीक है, यानी जिसमें माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन जो है ये परफॉर्म होती हैं। क्लियर? तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो 2 मेन फेजेस हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेज़, जिसमें इंटरफेस जो है उसमें सेल डिवाइड नहीं करता, माइटोटिक फेज़ जो है इसमें सेल डिवाइड करता है। इंटरफेस जो है ये बायोकेमिकली एक्टिव फेज़ है और रेस्टिंग फेज़ भी इसको कहा जाता है। इंटरफेस को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। एडिशनल तौर पर यहाँ पर एक G0 फेज़ जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो माइटोटिक फेज़ है इसको M फेज़ बोला जाता है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन्स जो है वो परफॉर्म होती हैं, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है। यानी कि इस फेज़ में क्या होता है, जो माइटोटिक फेज़ है इसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है, सेल डिवाइड। क्लियर? तो अब हम इन्हीं फेजेस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पर
जो अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गैप 1 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये गैप 1 इस तरह से। इसके बाद G1 के बाद आता है S फेज़ और फिर आता है G2 फेज़। G2 फेज़ के बाद आप देख रहे हैं कि जो M फेज़ है उसमें सेल जो है वो डिवाइड कर गया। क्लियर? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि G1 फेज़ में क्या होता है, S फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में क्या होता है और M फेज़ में क्या होता है। क्लियर? लाइक अगर हम बात करें G1 फेज़ की, G1 फेज़, तो सबसे पहले हम G1 फेज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, G1 जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो G है वो स्टैंड फॉर है गैप के लिए, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं गैप के लिए कि ये एक गैप होता है अंदर। ठीक है, जैसे ये गैप है। क्लियर? तो हम डिस्कस करेंगे गैप 1 को कि गैप 1 जो है उसमें क्या है, तो हमारे पास ये फेज़ आ जाएगा। क्लियर? ये वाला जो गैप है G1 फेज़। क्लियर? और इसी के साथ जो है वो एक आपको G0 फेज़ जो है वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें जब M फेज़ के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं तो उनसे आगे जो फेज़ आता है वो G1 फेज़ आता है। क्लियर? क्योंकि G1 फेज़ से ये साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो मूव करता है। क्लियर? ओके, तो G1 फेज़ की हम बात करें। G1 फेज़ जो है इसमें सेल जो है, सेल क्या करेगा कि साइज़ में इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सेल जो है साइज़ में इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गैप 1 फेज़ है इसके अंदर क्या होता है कि चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसकी फीचर्स क्या हैं, सेल साइज़ में इंक्रीज़ करता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डीएनए के जो सब यूनिट्स हैं, डीएनए के सब यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो ये काम चेक करते हैं कि जो यहाँ पर डीएनए सब यूनिट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बन गए हैं। क्यों? क्योंकि G1 फेज़ से आगे आता है S फेज़ और S फेज़ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए की सिंथेसिस परफॉर्म होती है। क्लियर? तो डीएनए की सिंथेसिस उस वक्त परफॉर्म होगी जब डीएनए की जो बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक उसके सब यूनिट्स हैं वो हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल होंगे। तो G1 फेज़ जो है वहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स क्या चेक करते हैं कि जो डीएनए के लिए सब यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं वो सफिशिएंट हैं आगे S फेज़ में एंटर होने के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स हैं। सेल साइज़ इंक्रीज़ होता है, चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ पर डीएनए सब यूनिट्स हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करें तो इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें नॉर्मली सेल ग्रो करता है साइज़ में, स्पेसिफिक एंजाइम्स सिंथेसाइज होते हैं, डीएनए बेस्ड यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और एक्युमुलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। इसके अलावा एक हमारे पास आता है, जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि G1 फेज़ में एक आ जाता है हमारे पास G0 फेज़। बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो कि इस फेज़ में चले जाते हैं G0 फेज़ में। अब वो सेल्स कौन से होते हैं जो कि मोस्टली कंसिडर किए जाते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव, यानी कि नॉन प्रोलिफरेटिव का मतलब है नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो भी इस फेज़ में चले जाते हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है यहाँ पर स्टे करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सेल्स हैं, जैसे कि अगर हम किडनी की बात करें, किडनी के भी सेल्स हैं, इस तरह लिवर है, लिवर के सेल्स हैं, स्प्लिन वगैरह के सेल्स हैं। तो वो सेल्स जो हैं वो भी इस G0 फेज़ में जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है सम सेल्स जो हैं वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए और कुछ होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास जो है वो G1 फेज़ आ जाता है। और एक तरह के याद रखें कि ऐसे सेल्स जो हैं वो कभी भी G0 फेज़ में एंटर नहीं होते, बल्कि उनका जो फेज़ है वो कंटिन्यू रहता है, G1 फेज़, S फेज़, G0 फेज़, यानी कि उनका जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट कंटिन्यू रहता है। तो वो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं ये इनका जो सेल साइकिल है ये कंटिन्यू रहता है, ये G0 फेज़ में एंटर नहीं होते।
क्लियर। ये आपने जो है वो याद रखना एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो G0 फेज में एंटर नहीं होते, बल्कि उनका जो सेल साइकिल है वो इस तरह से कंटिन्यू रहता है। क्लियर। तो ये तो हमारा हो गया G1 फेज। अब हमने ये G1 फेज में क्या हुआ कि क्योंकि G1 फेज से आगे आना था S फेज, S का मतलब होता है सिंथेसिस, के वहाँ पर अब सिंथेसिस होनी है। तो यहाँ पर जो क्या हुआ कि डीएनए के जो सब यूनिट्स बन गए या जो उसकी बेसिस बन गई डीएनए की, वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो गई S फेज में। तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे S फेज को। तो अब हम देखेंगे S फेज अपना, S फॉर सिंथेसिस। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि S फेज में क्या काम हो रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए की सिंथेसिस होगी यहाँ पर। क्लियर। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रोमोसोम की जो अमाउंट है वो भी डबल होगी, क्रोमोसोम इनका जो नंबर है वो डबल होगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये जो S फेज़ आ रहा है, अब आप इसको देखें तो ये पोजीशन जो आपको वो दिखा रहे हैं कि इसमें क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमोसोम की अमाउंट डबल हो गई है यहाँ पे। क्लियर। तो डीएनए की सिंथेसिस हुई यहाँ पर और क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर गए। तो इस तरह से अगर आप बुक को भी फॉलो करें तो G1 इज़ द S फेज। S फेज में आप देखें तो ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम नंबर इज डबल विच इनिशिएट्स G2 फेज, pre-mitotic phase, thus preparing the cell for division, energy storage for chromosome movements, mitosis, specific proteins, RNA and microtubule subunits synthesize। यानी कि इस फेज़ में जो है वो फर्दर जो है वो क्योंकि S फेज़ जो है इसने इनिशिएट करना होता है G2 फेज़ को, और G2 फेज़ के बाद जो है आता है हमारे पास M फेज़। क्लियर। तो जो हमारे पास S फेज़ है इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि डीएनए की सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम की अमाउंट डबल होती है। ठीक है। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं, आरएनए के लिए प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं। तो आगे जो है फिर इनिशिएट होता है हमारे पास G2 फेज़, जो कि हमारे पास ये है गैप 2। क्लियर। अब जो गैप 2 है इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो गैप 2 की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास अगर हम बुक को फॉलो करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास मिल जाएंगे, जैसे कि G1 इज़ द S फेज सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग विच द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड विच इनिशिएट्स G2 फेज, प्री-माइटोटिक फेज, thus preparing the cell for division, energy storage for chromosome movements, mitosis, specific proteins, RNA and microtubule subunits. Cells then proceed to next phase which is a period of division. क्लियर। तो यहाँ तक जो है वो क्या प्रोसेस हुआ कि यहाँ तक जो थी वो डीएनए की सिंथेसिस हुई, क्रोमोसोम की अमाउंट डबल हुई। G2 फेज में क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट इंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस हुए आरएनए के लिए, आरएनए जो है और साथ प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज हुई, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज हुई। ठीक है। और जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो फिर जो है वो सेल नेक्स्ट फेज़ में एंटर होगा, जिसे हम कहेंगे M फेज़, माइटोटिक फेज़, जिसमें सेल जो है वो फिर डिवाइड कर जाएगा। तो इसमें अगर आप ये फेज़ देखें, यहाँ पर ये जो आपको फेज़ नज़र आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रोमोसोम जो है इनकी कंडेंसेशन हो गई है। वो किस तरह से कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मौजूद होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है। तो सेंट्रियोल्स जो है वो सेल के ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। ठीक है। तो जब सेंट्रियोल्स सेल्स के ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं तो जो सेंट्रियोल्स हैं इनसे जनरेट होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं कि क्रोमोसोम जो है उनको पुल अपार्ट करती हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो गई, यानी क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर इनवेल्प। तो यहाँ पर जो है ये जो न्यूक्लियर इनवेल्प है उसकी ब्रेकडाउन भी हो जाएगी। याद रखें एक हमारे पास प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, और जो साइटोकाइनेसिस है उसमें डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। अब अगर हम ये देखें तो साइटोकाइनेसिस जो है ये डिपेंड करती है कैरियोकाइनेसिस पे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक जो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो डिपेंड करती है कैरियोकाइनेसिस पे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियर जो है वो ब्रेकडाउन हुआ, न्यूक्लियर इन्वेलप, और क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हुई। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से इससे आगे बन गए आपके पास 2 डॉटर सेल्स, जिसमें से एक डॉटर सेल ये बनेगा और दूसरा डॉटर सेल क्या बनेगा, ये। तो इसमें फिर फर्दर क्या होगा कि क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होगी और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा बनेगी। ठीक है।
लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, क्लियर, लाइक ये प्रोसेस है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप की जब अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होगी तो फिर जो है ये साइटोप्लाज्म भी ऐसे इसकी भी जो है साइटोकाइनेसिस होगी, क्लियर, और एक कंप्लीट जो दो हमारे पास डॉटर सेल्स हैं वो आ जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ से जो इन्वेजिनेशन हुई होगी इन्वेलप की वो इस तरह से रिकवर होगी। तो ये जो रिकवरी का प्रोसेस है जो सेल है इसकी जो रिकवरी का प्रोसेस है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उस दोबारा बन गई है, क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी रिफॉर्मेशन होगी और क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होगी, क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किस फेज़ में होता है, एम फेज़ में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। जैसे कि लेंथ बताई हुई है हर फेज़ की, वो वेरिएबल होती है। इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल एवरेज सेल साइकिल जो है वो 24 आवर्स का होता है, जिसमें माइटोसिस जो है ये 30 मिनट्स में होती है। G1 फेज़ जो है 9 आवर्स का होता है, S फेज़ जो है ये 10 आवर्स का होता है, एंड G2 जो है ये 4.5 आवर्स का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि आपको टाइम पता होना चाहिए हर फेज़ का, कि टोटल जो सेल साइकिल का टाइम है वो है 24 आवर्स, जिसमें अगर आप देखें माइटोसिस वो लेती है 30 मिनट्स, ठीक है। G1 फेज़ जो है वो ले रहा है 9 आवर्स, S फेज़ लेता है 10 आवर्स और G2 फेज़ लेता है 4.5 आवर्स, जबकि जो फुल यीस्ट का सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स का होता है, क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है MCQs पूछा जाता है कि जो यीस्ट के अंदर जो टाइम है लाइफ उसकी जो सेल साइकिल का जो टाइम है वो कितना है, तो वो है 90 मिनट्स। और इसके अलावा ह्यूमन में कितना है, 24 आवर्स का, क्लियर। तो ये हमारा जो था इसके कुछ सेल साइकिल और इसके जो फेजेस हैं वो हमारे क्लियर हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि जैसे कि हमें माइटोसिस होती है, डिफरेंट सेल्स हमारे पास जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, क्लियर। बहुत से इसके आगे से यानी कि इम्पोर्टेंस आ जाती है हमारे पास। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के ज़रिए हमारे जो सेल्स हैं वो न्यू बनते हैं, और इवन माइटोसिस के ज़रिए हमारे जो बॉडी का समटाइम पार्ट जो डैमेज हो जाता है वो भी क्लियर हो जाता है इसकी वजह से। तो इसमें जो है फर्दर इसकी बहुत सी यानी इम्पोर्टेंस है। तो ये इसके जो है माइटोटिक इसके जो सेल साइकिल और इसके फेजेस, जिसमें इंटरफेस और माइटोटिक फेज़ इनको हमने डिस्कस किया, और इनके आगे से सब फेजेस जो हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, और जो बुक है इसको भी आपने जो है वो फॉलो करना है, जिसमें नीचे जो टाइम दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर फेज़ का जो टाइम है ये आपने याद करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। तो ये यहाँ पर हमारा जो सेल साइकिल और इसके फेजेस हैं वो क्लियर हो गए। ओके, थैंक्स।